2010 तक मार्केट पर राज करने वाली बीएसएनएल कंपनी आखिर आज इतने बड़े लॉस में क्यों है। 2010 में ही 3G नेटवर्क लॉन्च करने के बावजूद बीएसएनएल आज भी क्यों 3G पर ही अटका पड़ा हुआ है, और जिस जियो की वजह से पूरी तरह से बीएसएनएल मार्केट से जा चुकी थी, आज उसी जियो की वजह से बीएसएनएल कैसे वापस आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि आज जियो एयरटेल वीआई का 5G नेटवर्क अवेलेबल होने के बाद भी भारत का हर एक आदमी बीएसएनएल का सिम लेने के लिए लाइन में खड़ा क्यों हो रहा है, और फिर से बीएसएनएल को वापस लाने में टाटा ग्रुप का कितना बड़ा हाथ है। क्या सच में बीएसएनएल कंपनी कमबैक कर पाएगी? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बीएसएनएल कंपनी आज की नहीं बल्कि जब से कम्युनिकेशन के लिए इंडिया के अंदर टेलीग्राफ यानी कि तार का इस्तेमाल किया जाता था, तब से बीएसएनएल कंपनी मार्केट में है। लेकिन उस वक्त इंडिया के अंदर अंग्रेजों का राज था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डॉट के पास आ गई, और इसके बाद डॉट ने इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। डॉट ने एक साथ कई सारी कंपनीज की शुरुआत कर दी, जिसकी मदद से उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम किया। लेकिन साल 1999 में सरकार ने ये जो डॉट कंपनी थी उनको अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया, ताकि हमारी सरकार सर्विस और पॉलिसी पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाए, जिसकी वजह से डॉट को अलग अलग किया गया, जिसमें से पहला हिस्सा था डीटीएस और दूसरा हिस्सा था डॉट, जिसमें डॉट सिर्फ पॉलिसीज बना रहा था और डीटीएस का काम था लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का। और इसके बाद फाइनली 1 अक्टूबर 2000 को सरकार ने डीटीएस का नाम चेंज करके बीएसएनएल कर दिया, और तब से लेकर अब तक हम इसे बीएसएनएल के नाम से जानते हैं। बीएसएनएल को बनाने का काफ़ी सिंपल फंडा था कि बीएसएनएल के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाकर इंडिया का हर एक आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए बीएसएनएल ने इंडिया के अंदर सन 2000 में इंटरनेट लॉन्च कर दिया, और इसके बाद 2002 में बीएसएनएल ने 2G को भी लॉन्च कर दिया, और 2003 में बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सर्विस यानी कि आज हम इसे वाईफाई कहते हैं उसके साथ भी काम करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर 2010 में बीएसएनएल ने इंडिया के अंदर 3G नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया। इस कंपनी ने अपने शुरुआती समय में इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ इंटरनेट का जाल फैलाया, जिसके चलते कंपनी शुरुआती समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाई, और बीएसएनएल ने 2001 से लेकर 2008 तक काफ़ी पैसा बनाया, और 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल एक भी बार लॉस में नहीं गई थी, बल्कि इन 7 सालों में बीएसएनएल ने टोटल 46,668 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। और उस वक्त बीएसएनएल का हाथ पकड़ने वाला मार्केट में कोई और नहीं था, क्योंकि आपको बता दूं कि बीएसएनएल 2004 से लेकर 2005 में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सिंगल ईयर में बना लिया था। और उस वक्त बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वह बीएसएनएल के आसपास भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, जिसकी वजह से इंडिया के हर एक गांव तक पहुंच पाया। और बाकी जो प्राइवेट कंपनी है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनी सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह गई, और बीएसएनएल हर गांव तक पहुंचा, जिसकी वजह से बीएसएनएल को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, जिसके चलते दिसंबर 2005 तक बीएसएनएल के साथ 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर जुड़ चुके थे। ज़रा सोचिए, उस समय के लोगों के पास इतने ज़्यादा मोबाइल भी नहीं थे, उस वक्त बीएसएनएल के साथ 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, यानी कि बीएसएनएल लगभग 70% मार्केट ग्रैब कर लिया था। बीएसएनएल अपने कस्टमर केयर को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा था कि 2007 में बीएसएनएल के मार्केट शेयर का प्राइस 31% तक पहुंच गया था। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीएसएनएल पूरी तरीके से मार्केट से गायब हुआ और बीएसएनएल की कंपनी लॉस में जा बैठी। इसके कई बड़े मेजर रीज़न हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टेलीकॉम मिनिस्ट्री स्कैम। साल था 2007 का, जब यह बात निकल कर सामने आई कि उस वक्त जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थे दयानिधि मरन, उन्होंने बीएसएनएल की कई अधिकारियों के साथ मिलकर अपने घर पर 300 से ज़्यादा हाई स्पीड नेटवर्क की लाइन अपने खुद के घर पर लगाई। और जब इस बात का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन सरकारी नेटवर्क यानी कि बीएसएनएल का उपयोग अपने प्राइवेट कंपनी यानी कि सन टीवी नेटवर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि ये सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना खुद का प्रॉफिट बना रहे थे, जिसकी वजह से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का लॉस हो जाता है।
और इसी वक्त से BSNL का असली डाउनफॉल शुरू हो गया। और इससे ही काम नहीं रुका, BSNL जब इस बड़े लॉस को रिकवर कर रहा था तभी एक और स्कैम हो जाता है, जिसे हम आज 2G स्कैम के नाम से जानते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जब दयानिधि मारन का स्कैम निकल कर सामने आया तो उसके बाद उन्होंने तो खुद रिजाइन कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके पार्टी के एक मेंबर ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर बन जाते हैं। और उस वक्त BSNL वायरलेस इंटरनेट भारत के गली गली में पहुंचाना चाहता था। उसका सिंपल फंडा था कि BSNL अपना स्पेक्ट्रम जगह जगह पर बांटेगा और इसकी मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस था उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया था, जिसके चलते BSNL को उसी साल टोटल 1,76,000 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जब इस मामले की जांच हुई तो BSNL के हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ तक कि टेंडर्स की भी जांच की गई, जिसके कारण BSNL के बाकी जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो पूरी तरह से रुक गया और जिसकी वजह से BSNL की ग्रोथ भी रुक गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब समय था 2007 से लेकर 2010 का, जब इंडिया के अंदर जो भी बाकी टेलीकॉम कंपनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी और मार्केट में जितने भी प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपना मार्केट बनाना शुरू कर दिया था और कस्टमर को नए नए प्लान्स देकर अपने तरफ खींच रहे थे, जिसकी वजह से BSNL के कस्टमर भी आइडिया, वोडाफोन, जियो जैसे कस्टमर सर्विस लेने लगे थे, जिसका रिजल्ट साफ साफ BSNL के शेयर प्राइस पर दिख रहा था। एक वक्त था जब BSNL 31% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा था, लेकिन 2010 में यही प्राइस घटकर मात्र 14% तक आ गया था और BSNL के तरफ से भी ऐसा कोई काम नहीं देखा जा रहा था जिसमें BSNL कस्टमर को कुछ नया देखने मिले। और यही सब कारणों की वजह से BSNL को 2010 से लेकर 2011 तक टोटल 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ और यही नुकसान बढ़कर 2012 तक 8,551 करोड़ रुपए तक आगे चला गया था। और 1-2 सालों में इतना बड़ा लॉस होने के बाद ऐसा मानो कि BSNL की कंपनी पूरी तरह से बिखर गई थी और इसके बाद भी BSNL 2023 तक ख़त्म होने के 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं कर पाई और तब से लेकर आज तक BSNL के साथ सिर्फ बुरा ही होता रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी BSNL कंपनी बंद नहीं हुई, लेकिन BSNL को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2016 में 5 सितंबर को अंबानी की रिलायंस ने जियो 4G मार्केट में लॉन्च कर दिया। जियो ने इस पर टोटल 3,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतना अमाउंट खर्च करने के बाद भी जियो ने अपना नेटवर्क भारत के लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड कर दिया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ BSNL पर ही नहीं पड़ा बल्कि मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इनको भी काफ़ी बड़ा झटका लगा था। इन कंपनीज ने मिलकर जियो के खिलाफ कंप्लेंट भी की। उन्होंने कहा कि जियो मार्केट के अंदर अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, जिसके बाद आइडिया, वोडाफोन आपस में कोलैब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं, जिसे आज हम VI के नाम से जानते हैं। जहां पर 2016 में जियो ने हाई स्पीड 4G नेटवर्क मार्केट में लाया था, उसके बाद जितने भी कंपनीज थी सब ने 4G पर स्विच कर लिया, जिसके वजह से यह भी मार्केट में सरवाइव कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ BSNL 2010 में ही 3G नेटवर्क भारत में लॉन्च कर चुका था। उसने जियो के आने के बाद भी कोई भी स्टेप नहीं लिया, 2G और 3G पर ही अटका रहा। एक तरफ भारत के लोगों के लिए जियो के तरफ से 4G नेटवर्क जो कि बिल्कुल फ्री में यूज़ करने मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ BSNL 3G पर ही काम चला रहा था। उसे कौन ही यूज़ करना चाहता था। इसके अलावा BSNL से लेकर इंटरनेट की प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा ही था, जिसका इम्पैक्ट उन्होंने देखने को मिल गया। 2020 से लेकर 2021 के अंदर BSNL को टोटल 15,500 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने BSNL को फिर से मार्केट में लाने की कोशिश ना करे। सरकार ने साल 2021 में BSNL को 40,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन यह अमाउंट BSNL को फिर से मार्केट में लाने के लिए काफ़ी नहीं थे,
क्योंकि अभी के समय में बीएसएनएल के ऊपर 22,289 करोड़ रुपए का कर्जा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीएसएनएल कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है और आज के समय में भारत के लोग बीएसएनएल के पीछे काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके पीछे भी जियो का ही हाथ है, क्योंकि जैसे ही जियो ने 5G इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, उसके बाद उन्होंने जियो 5G के रिचार्ज प्लान को भी चेंज कर दिया और लगभग 10 से 11% तक बढ़ा दिया, जिसके पीछे एयरटेल और वीआई ने भी रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया, जिसके वजह से भारत के अंदर एकदम से ही रिचार्ज प्लान आसमान छूने लगे। और इसके बाद लोगों को यह बात समझ में आ गई कि किस तरीके से पहले उन्हें फ्री नेटवर्क देकर लालच दिया गया और अभी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर अब कई सारे लोग फिर से बीएसएनएल पर स्विच करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान जियो एयरटेल वीआई से भी कम रेट पर अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा ये सवाल आता है कि क्या सच में बीएसएनएल कमबैक कर सकता है? देखिए, जब से जियो एयरटेल वीआई ने अपने प्लान्स बढ़ाए हैं, उसके बाद बीएसएनएल के कस्टमर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ दिनों से बीएसएनएल के पोर्टेबिलिटी 2.5 गुना बढ़ गई है और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही केवल एक महीने में ही 1,61,000 से भी ज़्यादा लोगों ने बीएसएनएल के अंदर स्विच कर चुके हैं, जिसके बाद जियो एयरटेल वीआई जैसी बड़ी कंपनी तगड़ा झटका लग रहा है। और एक समय था जब बीएसएनएल को भारत के अंदर केवल 3,500 टावर्स थे, लेकिन आज के समय में 10,000 से भी ज़्यादा टावर्स हैं। और बीएसएनएल का यह कहना है कि अगले साल तक बीएसएनएल अपना 5G नेटवर्क भी भारत में लॉन्च कर देगा, जिसकी वजह से बीएसएनएल ने रतन टाटा की कंपनी टीसीएस से डील भी कर रखा है, जिसकी मदद से भारत के अंदर 4G 5G सर्विस के लिए 1 लाख से ज़्यादा टावर्स लगाने वाले हैं। और जहां पर टाटा ग्रुप की बात हो तो वहां ट्रस्ट अपने आप ही हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, बीएसएनएल कमबैक कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यह वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।